गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है ना, और उनको परीक्षा में कैसे सफल होना है और अंक कैसे बढ़ाना है, उनको ध्यान में रखकर इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया है, जिससे कि उनको इस वीडियो से देखने के बाद उन्हें लाभ मिले। मैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th के सब्जेक्ट सिविक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं परिचय। पहले इस अध्याय के साथ हम लोगों की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह से निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। दोस्त, जैसा आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताब जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहले शुरुआत ही हम किसी कहानी के थ्रू करते हैं। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा समझ में आता है। वैसे ही हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी शुरुआत हम एक कहानी की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कथा के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और वह क्या बोलता है, डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। देखिए 3 लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं, एक डच बोलने वाले हैं, एक फ्रेंच बोलने वाले हैं और एक जर्मन बोलने वाले हैं। जो डच बोलने वाले हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनसे कम है, और जो जर्मन करने वाले हैं वो बिल्कुल कम है। ठीक है, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बात बोले भेद खोले, ये केस का क्या मतलब है। ठीक है, एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। देखिए, जो
रहने वाले लोग हैं एक जगह ना, जो सामाजिक संरचना है, वो ये मानते हैं कि हम जो ये स्ट्रक्चर पाए हैं ना, संरचना पाए ना, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हाँ, ये अलग है कि उनकी राष्ट्रीयता अलग हो सकती है ना, संस्कृति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकती है, मगर ये पूर्वजों की ही देन मानते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक ना, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। ये पहले इनसे नाराज थे कि ये लोग कम हैं, फिर भी डेवलप इनकी ज़्यादा है, विकास ज़्यादा है, शिक्षा इनके पास ज़्यादा है। इसकी वजह से वो नाराज थे उन लोगों से। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, जो ये राजधानी बनाया था ना इसको, हाँ, वहाँ पर ये दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। ठीक है, देखिए ये दिखा रहा है कि बोलने वाले कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, ये फ्लेमिश के डचवासी हैं, और ये जो इधर वाले हैं, जो लाइनिंग है रेड में, ये जर्मनी वाले हैं, और ये जो है फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, और ये जो है राजधानी है, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है राजधानी है ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों, देखिए ये क्या है, समूह है ना, सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, पहले नंबर पर सिंहली हो गए और दूसरे नंबर पर तमिल हो गए। ठीक है, आइए, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। इनका कितना था, 74% था, और इनका 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी प्रांतों में आबादी है। ठीक है, यहाँ आबादी होना चाहिए। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। देखिए ये देखिए, मतलब जो सिंहली भाषी बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बौद्धिस्ट हैं। ठीक है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। ठीक है, आबादी की श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का, देखिए यहाँ पर ईसाई लोग भी हैं, ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंहली तमिल और दोनों भाषा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कितने, 3 हो गए, एक हो सिंहली हो गए, एक तमिल हो गए, एक ईसाई भी हैं, ये 3 हैं। और जबकि तमिल में भी 2 हिंदू मुस्लिम करके हैं, और ये तमिल ईसाई वाले हैं वो तमिल भी बोलते हैं और सिंहली भी भाषा दोनों बोलते हैं। आइए अब देखते हैं क्या है आगे। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनकी बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना अधिकार ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था,
और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ था। देखिए, आप जान रहे हो कि अलग अलग देश, अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, तो अगर उनको जहाँ ज़्यादा लोग हैं वो अपनी ज़्यादा बात रखेंगे, है ना, उनकी बातें ज़्यादा समझ में आएगी। समझ में आने का मतलब कि वो हावी हो जाएंगे ना किसी भी हर प्रकार से। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए, इसको याद रख लीजिएगा, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948, यानी भारत के बाद बना है श्रीलंका, ठीक है। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। आइए देखते हैं कौन सा कदम है। 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए, अब यहाँ से शुरू होती है संघर्ष, क्योंकि देखो वहाँ पर रहने वाले सभी लोग हैं, सभी मानव हैं, है ना, चाहे कम चाहे ज़्यादा, मगर सिंहलियों ने क्या किए कि अपना ज़्यादा प्रभुत्व होने का, जनसंख्या होने का अपना प्रभुत्व दिखाने लगे, कानून पास कर दिए कि और अपने ही भाषा को प्रभुत्व दे दिए, महत्व दे दिए। देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। देखिए, अब उनकी प्राथमिकता कम हो गई तमिलों की। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ये बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। ऐसे में होगा ही, चूंकि भाई एक कम्युनिटी को आप इम्पोर्टेंट दे रहे हो, उनकी सिर्फ अधिकारों की संविधान बना रहे हो अधिकारों के लिए, है ना, और तमिलों के लिए बात कर ही नहीं, ईसाई के लिए बात कर ही नहीं रहे हो। ऐसे में क्या हो रहा है, उनको अपना बेगानापन लगने लगा कि हम भी देश में हैं, हमारे बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है, तो उनको बेगानापन लगने लगा। उन्हें लगा कि देखिए, अब वो लोग सोच रहे हैं, क्या लग रहा है उनको, सोच रहे हैं क्या लग रहा है, बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, है ना। उनको लग रहा है कि ये जो यहाँ के धर्मावलंबी हैं, जो सिंहली के नेतृत्व में चला रहे हैं ना, वो हम लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है ना। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये देखिए, है ना, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए। ऐसे में एक कम्युनिटी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो, और दूसरे को हटा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसे में एक दूसरे का जो रिलेशन था वो खराब होने लगा। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। बात बोले भेद खोले। बहुसंख्यकवाद यह मानता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है ना, देश पर शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक, यानी जो कम संख्या में रहने वाले हैं ना, अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यही हो रहा था श्रीलंका में। आइए, बहुसंख्यक, है ना, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आइए हम देखते हैं किसका होगा। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने,
तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। ये तमिल कर रहे हैं, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की सहायता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब ये जो सरकार बन गई सिंहलियों की, और ये जहाँ से जिस इलाके से तमिल वाले अपनी अधिकारों की बात करते हैं वहाँ के लिए इग्नोर होता गया, ठीक है, नकारा गया। 1980 के दशक में, ये देखिएगा, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी सरकार, इलम में क्या होता है, सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक और विश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया। देखिए, इन दोनों में पहले रिलेशन खराब हो जाता, अब इनके बीच और विश्वास भी हो जन्म ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। गृह युद्ध में सोचिए, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी दूसरे जगह, दूसरे देश में जाकर रहने लगे। इतना वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगा। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र में देशों की आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ पर गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ। देखिए कितने साल चला, 1980 के दशक से ये हुई है ना, सरकार बनने की बात हुई, उसके बाद 1900 दशक के बाद से ये गृह युद्ध में परिणत हो गया, जिससे कि बहुत ही नुकसान हुआ श्रीलंका वासी को। ठीक, अब बेल्जियम के हम पढ़ते हैं। बेल्जियम की समझदारी, अब वो किस तरह से समझदारी, वहाँ पर दंगा हो गया, वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया है ना, अधिकारों को लेकर। अब बेल्जियम की क्या कंडीशन है हम इसके देखते हैं, ये किस तरह से है, लोगों को पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे भी बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच अलग है ना, जर्मन अलग है वगैरह, और डच अलग है। आइए देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। देखिए 1970 और 1993 के बीच इन्होंने अपने संविधान में, जिन्होंने संविधान जो बनाया था उसमें 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए, देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। जबकि यही चीज़ श्रीलंका में नहीं हुआ था। श्रीलंका में सिर्फ सिंहलियों की बात हो रही थी, अदर कम्युनिटी की बात ही नहीं हो रही थी। ऐसे में बेल्जियम अपना समझदारी दिखाया। अपने संविधान में लगभग 1970 से लेके, यानी 1970 से लेके 1993 है ना के बीच इन्होंने 4 संशोधन किए। ठीक है, और यह संशोधन करके ऐसा बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानापन ना लगे, जो भी हमारे देश में है उनको लिए। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। बिल्कुल कल्पनाशील भाई, सोचने वाली बात है, तर्कशील है ना, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं। अब देखते हैं कि जो संविधान है वहाँ की, बेल्जियम की, है ना, क्या बातें मुख्य हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए संविधान है ना, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए ये एक प्रावधान है, मतलब मुख्य बात है इसमें कि जो केंद्रीय सरकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसमें डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे ना, उनकी संख्या समान होगा। भले डच वाले 500 है और फ्रेंच वाले 10 हैं, मगर दोनों की मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, अगर 50 इसमें से तो 50 इसमें से होना चाहिए। सपोज देखते हैं
कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। देखिए, अगर 50-50 है तो अगर एक समुदाय सिर्फ अपने बात कहेगी तो दूसरा समुदाय इग्नोर कर देगी। जब तक दोनों एक चीज के लिए सहमत नहीं होंगे तब तक कानून नहीं बनेगी, है ना। ऐसे में क्या होता कि एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता। आइए देखते हैं, बात बोले भेद खोले। गृह युद्ध, है ना। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, किसी भी मुल्क हो, किसी भी देश हो, जब अपन घर में ही लड़ाई होने लगे और वो ऐसा दिख जाए कि ये युद्ध सा दिखने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। युद्ध भला यह भी कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा सिद्धांत ऐसी बातें नहीं करता कि किसी समुदाय में कितने मंत्री होंगे। ठीक है, आइए हम यहाँ से देखते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। देखिए, जैसे भारत में क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। भारत में क्या है, ये सेंटर होता है ना, यहाँ केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार है। ठीक है, और यहाँ पर जो है किनारे किनारे पे जो लगा है वो राज्य सरकार है, राज्य है ना। यहाँ पर जो सरकार बनाएंगे उसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, मगर भारत में जो है ना दोनों का तालमेल है। ठीक है, आइए हम आगे इसको बाद में समझेंगे कहीं। ठीक है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है। देखिए, समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। वो लोग भी इसको स्वीकार किया था, दोनों लोगों ने। ठीक है, डच और फ्रेंच दोनों लोगों ने इसको स्वीकार किया था कि प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हमारे 10 जा रहे हैं संसद में तो आपके भी 10 जाएंगे। ठीक है, ऐसा था। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। देखिए, जो हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं वहाँ पर 3 प्रकार की सरकार है, एक सेंटर की, है ना, दूसरा स्टेट की और तीसरा जो होता है कम्युनिटी की, है ना। ये 3 प्रकार की यहाँ पर सरकारें संचालित होती हैं। ठीक है, आते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता दूं आपको, जैसे ये सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया, ये कम्युनिटी का हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ना कम्युनिटी अलग अलग होगा, तो इसमें जर्मन वाले अलग होंगे, है ना, डच वाले अलग होंगे और क्या बोलते हैं फ्रांसीस वाले अलग हो गए। मतलब ये अपना अपना कम्युनिटी के आधार पर राज्य सरकारें सामुदायिक सरकार बनाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है ना, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। ये 3-4 एरिया हैं जिस पर इन्होंने ये फैसले ले सकते हैं। कौन? सामुदायिक सरकार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल सा लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर
विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। देखिए, जब यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने की सोची ना, यूरोपीय संघ है कि जितने भी यूरोप है ना रहने वाले देश, उसमें एक संघ बनाया जाए, है ना, उसका संघ बनाया जाए और इसका मुख्यालय कहाँ होगा, ब्रुसेल्स को चुना गया। ठीक है, ये है मुख्य, बता दूं मैं आपको, ये ब्रुसेल्स का मुख्यालय है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में साझेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, जरा सोचने दीजिए। आइए हम यहाँ, आप लोग सोचिए, चलते हैं। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने जमा करें, यानी पेपर को कटिंग करके जमा करें। 5-5 छात्रों के दो समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी जो कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के वर्गीकरण हिसाब से वर्गीकरण करें। दूसरा है, इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। तीसरा है, इनमें से किस किस विवाद को सत्ता की साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये सब बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। देखिए, ये बेल्जियम वाले सोचें कि भाई जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं ना, उनकी भावनाओं का आदर करने पर ही जो देश की एकता बनी रहेगी और देश की एकता अच्छे से साबित होगी और देश अच्छे से चलेगा। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर उनको एक नहीं शामिल किया गया तो गृह युद्ध हो गया था, गृह युद्ध हुआ था, है ना। इससे क्या, देश संकट में हो गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो एक मिनट, ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए। आइए आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करते हैं, है ना। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या है, आप देखते हैं। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, जैसा कि श्रीलंका, है ना। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण हो जाता है या बन जाता है। देखिए, स्वाभाविक है, हाँ, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कम बनेगी प्रॉब्लम, ये बहुसंख्यकों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सत्ता का बंटवारा
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है या आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार यही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वही क्या होता है, अच्छी शासन चलती है। और कहीं भी लोकतंत्र होगा वहाँ पर सत्ता की साझेदारी होती है। ये लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। देखिए, एक को हम क्या कह सकते हैं, युक्तिपरक, दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। ठीक है, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। देखिए किस पर जोर देता है, लाभकर परिणामों पर जोर देता है। जबकि नैतिक सत्ता है ना, ये सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व है ना महत्व को बताता है, अंतर्भूत को महत्व को बताता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ युक्तिपरक समझेंगे, युक्तिपरक होता क्या है। ठीक है, युक्तिपरक लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो लाभ हानि के बारे में पूरा सोच समझकर जब तर्क लगाकर हम फैसला लेते हैं तो उसको युक्तिपरक कहते हैं। ठीक है, आइए अब कहानी चलते हैं अपने तरफ टॉपिक पर। वो तो अभी तक कहानी था। खलील की उलझन। ठीक है, जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल, अब विक्रम बेताल की कहानी जानते हैं ना, वही विक्रम बेताल की बात हो रही है ना। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी वह यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। देखते हैं कहानी किस प्रकार है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स, पिता कौन है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान। देखिए ये माँ अलग पिता अलग हैं। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से भी लड़ते थे। देखिए अगर गृह युद्ध छिड़ गया सपोज ना, तो वो एक दूसरे से ही लड़ जाते थे, क्योंकि वो अपना अपना कम्युनिटी पहले रखते थे। ठीक है, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से भी लड़ते थे। खलील की है ना, खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। जो खलील के चाचा थे ऐसी ही लड़ाई में वो मारे गए थे गृह युद्ध वाले में। ठीक है, आते हैं देखते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद है ना, लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। देखिए ये लोग नियम बना रहे हैं कि सहमत हो रहे हैं कि जो राष्ट्रपति पद है ना, उस पर कौन बैठेगा, कैथोलिक धर्म का ही कोई मैरोनाइट पंथ बैठेगा ना, बैठना चाहिए। अब देखिए सिर्फ मुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। वो लोग डिसाइड करें कि जो राष्ट्रपति पद होगा वो कैथोलिक वाले और मतलब मैरोनाइट पंथ वाले, और जो प्रधानमंत्री का पद होगा सुन्नी मुसलमान वाले हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ।
इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई प्रूंस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। देखिए अब उसमें लड़ाई हो रही थी, है ना, काफ़ी, इसलिए ऐसा करना पड़ा उन लोगों को। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। देखिए ये उस समय की बात है जब ये समझौता हुआ तब दोनों की जनसंख्या बराबर थी, आबादी बराबर थी। बाद में, है ना, बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखते हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। देखिए चूंकि पहले की समझौता हुआ था उसमें ठीक समझ में आ रही थी, मगर अब खलील का समय चेंज हुआ था, उसके समय की बात है। तो वही बात है कि खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है ना। देखिए लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह इससे सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंडीशन बनाया गया था, जो नियम कानून बनाया गया था, वो उतने में ही सीमित जाता, है ना। ऐसे में वो उच्च पद नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए उसको प्रॉब्लम लग रही थी। ठीक है, वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य समान लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उनका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए। देखिए ये कौन सोच रहा है? खलील सोच रहा है। उनका मानना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छी गारंटी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये खलील सोच रहा है कि जो वर्तमान युग में जैसे लोकतंत्र संचालित हो रहा है उस तरह से होना चाहिए। वोट कराया जाए, सबको अधिकार हो वोट पाने का, और जिसका वोट ज़्यादा हो उसको राष्ट्रपति बनाया जाए। मगर जो पहले से चली आ रही है मौजूद व्यवस्था, उनमें वो छेड़छाड़, जो पूर्वज हैं वो छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो गृहयुद्ध देखे थे कितना मार काट हुआ था। वो सोच रहे हैं कि यही जो नियम बनाया गया वही सही है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आइए हम देखते हैं। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना पूरा सवाल विक्रम से पूछा। अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? ये प्रश्न पूछ रहा है ना। ये प्रश्न पूछ रहा है बेताल विक्रम से। क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? ये क्वेश्चन। बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कंडीशन रख दिया। ठीक है, देखिए क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी के रूप हम देखते हैं। किसके क्या क्या रूप हैं? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। देखिए क्या मानना था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये धारणा था, है ना। इसी धारणा के विरुद्ध, ये जो धारणा था, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में रहनी चाहिए।
अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा, है ना। आप समझ रहे हो। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है जनता ही। देखिए, मैंने बोला था, आप एक अब्राहम लिंकन का परिभाषा है, वो बोले हैं कि जहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासित हो उसे लोकतंत्र करें। तो ये जो लोकतंत्र है ना, जहाँ भी होगा लोकतंत्र में जनता द्वारा संचालित होता है, जनता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। वही चीज़ बता रहा है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। ये है लोकतंत्र की मेन डेफिनेशन, मेन कॉन्सेप्ट कि भाई लोकतंत्र कब कहेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेंट हो, उनका भागीदारी हो सत्ता में, वही लोकतंत्र अच्छा होता है। आते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा, यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आप कोई भी एक, जैसे व्यवस्थापिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका, या एक अपने हिसाब से मनमाना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनमाना करेगा वो अगला अंकुश लगा देगा। आइए देखते हैं कैसे अंकुश लगाते हैं, है ना। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में के बारे में हम 9वीं क्लास में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। देखिए, जो कार्यपालिका है ना, वो सत्ता को उपयोग करती है, वही मेन उपयोग करती है, मगर किसके करने पर, किसके अधीन है, वो संसद के अधीन है। समझ में आ रहा है। जब तक संसद कानून बना के देगी नहीं, तब तक वो कार्यपालिका उसे लागू नहीं करेगी, यानी, ठीक है। और न्यायपालिका की अनुमति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की जो नियुक्ति हुई ना, वो कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विधायिका है यानी संसद है, वो जो कानून बनाती है, ठीक है, और जो कार्यपालिका जो लागू करती है, इन दोनों पर नियंत्रण कौन करती है, न्यायपालिका करती है ना। इसकी व्याख्या भी न्यायपालिका करती है। इसलिए से तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाँ, न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती हैं। इसी व्यवस्था को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ते हैं, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी समान सरकार को अक्सर हम क्या बोलते हैं, संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। आपको पता है भारत में भी ऐसा है। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य
सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता ना, हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। देखिए, जहाँ हमारे जैसे देश होंगे वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, आपको पता था ना, मैं जब आगे ऊपर पढ़े थे हम लोग, 3 प्रकार की सरकार थी। एक सेंटर की थी, दूसरा स्टेट की थी और तीसरा कम्युनिटी की थी, है ना, ठीक है। ये तीनों सरकार होती थी। यहाँ पर कह रहा है कि जो तीसरे प्रकार की सरकार है ना, सामुदायिक सरकार, इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने ही देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में पढ़ेंगे। देखिए, अब इसके बारे में हम इकाई 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्ता का बंटवारा न, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार दबाव समूह या आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। देखिए, एक ये भी है एक प्रकार कि हम सत्ता को बंटवारे का जो है ना, कैसे हम बंटवारा कर सकते हैं। एक दबाव समूह होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको कि दबाव समूह क्या होता है वगैरह, ठीक है। हाँ, लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। जिससे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप कभी कांग्रेस का सरकार बनता है, कभी भाजपा का सरकार बनता है, कभी आम आदमी का पार्टी बनता है ना। ये जो पार्टी ना, एक अपनी सोच होती है इनकी, एक अपनी कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। इनकी सामाजिक सोच विचारधारा होती है, उनके आधार पर ये जो सरकार होती है ना, चेंज होती रहती है, ठीक है। वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे से कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों
में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे यानी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म है आपका। ठीक है, मेरे स्कूल में, यहाँ से देखते हैं, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता का भागीदारी बता रहे हैं? ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। पहला है, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करें। दूसरा, कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। ठीक है। तीसरा है, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल या ब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। चौथा है, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सत्ता के बंटवारे के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये प्रश्नावली है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष ध्यान में रखकर बनाया रहा हूँ मैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको और बेस्ट करो अपने लाइफ में। थैंक यू। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।